हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई, अपग्रेड ऑन अनअकैडमी की जो डील थी वो ऑफ हो गई है। रीजन कहा जा रहा है वैल्यूएशन डिफरेंस। ऐसा रॉरी स्क्रू वाला ने सामने आके बोला है कि भाई ये डील ऑफ हो चुकी है। अनअकैडमी 2015 के अंदर शुरू हुआ था, $800 मिलियन से ज्यादा पैसे वो रेस कर चुके हैं। अगर हम एडटेक के पीक की बात करके चले, उस टाइम पे $3.4 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन थी और रिपोर्ट की मान के चले तो 280 से 290 मिलियन डॉलर के बीच में अनअकैडमी बिक सकता था। मतलब समझो क्या जबरदस्त वैल्यूएशन क्रैश देखने को मिल रहा था। शायद गौरव मुंजाल को लगा कि भाई दिस इज नॉट राइट टाइम, शायद अभी हम रिवाइव कर सकते हैं, इसलिए शायद ये चीज रुकती हुई दिखाई दी है। बाकी सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो उन्होंने 2.15% ओला के स्टेक्स बेच दिए है। और भाई ये रूल है, अगर आप 2% से ऊपर शेयर्स बेचते हो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो क्या इसकी वजह से सॉफ्टबैंक पे कोई इशू लिया जाएगा? और पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रहा है सॉफ्टबैंक ओला इलेक्ट्रिक से अपनी होल्डिंग को कम करे जा रहा है। जुलाई सितंबर की बात करके चले तो उस टाइम पे 17.83 से 15.68% पे आए थे, अब 13.53% के ऊपर आ गए हैं। तो कॉन्स्टेंटली 2-2.5% हर क्वार्टर ये बेचे जा रहे हैं और ओला इलेक्ट्रिक का भी उसी तरीके से बुरा हाल हो ही जा रहा है। 5th नंबर पे आ चुका है भाई। जो कंपनी आईपीओ के टाइम पे ईवी की लीडर हुआ करती थी, मार्केट में कोई भी इनके आसपास नहीं भटक रहा था, आज ये 5th नंबर पे है। अगर मैं एथर की बात करके चलूं, जो कि न्यू एंट्रेंट है, जिनसे बहुत ज्यादा आगे दिखाई देते थे, उन्होंने लगभग डबल गाड़ियां बेची है इनसे। अभी कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी कि भाई ओला का मार्केट शेयर 9% पहुंच गया है। इस चक्कर में शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दिए। बैंगलोर के अंदर सर्विस सेंटर खोल दिया, शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दिए। पता नहीं भाई किस लेवल के ब्लाइंड फॉलोअर्स चल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। भाई ये जस्टिफाइड नहीं है, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही है ओला के अंदर। अनटिल अनलेस जो ये सेल बना रहे हैं, अगर वो पूरी कहानी सच्ची है और ये बना देते हैं, तो एक बार को ओला इलेक्ट्रिक का रिवाइवल हो सकता है, वरना स्कूटी का तो अब हाल बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इंडिया के लिए एक बुरी खबर भी है। अगर मैं ग्लोबल वेल्थ फंड्स की बात करके चलूं तो उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर 2025 के अंदर 70% घटती हुई दिखाई दी है। मतलब जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है कंट्रीज के अंदर, वो 70% ड्रॉप आया भाई। और ये नहीं है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे ड्रॉप आया है, ग्लोबली ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप ये फर्स्ट चार्ट देखोगे, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई ग्लोबली इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, बट इंडिया की ऑलमोस्ट 1/4 हो गई है पिछले साल से। अगर हम गल्फ फंड की या फिर नॉन गल्फ फंड की बात करके चले, हर जगह पे एक ड्रास्टिक लेवल का ड्रॉप देखने को मिला है एंड दिस इज नॉट गुड। मतलब अभी इंडिया का प्रोजेक्शन अच्छा नहीं है कि जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं ये इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है? हमारे तो भाई फॉरेन रिलेशंस बेटर हो रहे थे ना। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो आंखों से बिजली निकाल सकते हैं, लेजर मार सकते हैं। तो ऐसे सुपरमैन जैसे फॉरेन मिनिस्टर के लिए तो भाई पैसा आना चाहिए था ना, पर आ क्यों नहीं रहा? डोनाल्ड ट्रम्प यूएस मार्केट के अंदर एक चुटकी बजाते हैं और ग्लोबल मार्केट एकदम क्रैश होती हुई दिखाई देती है, करेंसी हिल जाती है। डोनाल्ड ट्रम्प थैनोस बने हुए इस टाइम पे। तो क्या आप थैनोस को हमारे इंडिया के सुपरमैन रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? ये डीसी और मार्वल के एपिसोड में ही पता लगेगा अपने को। बाकी यूएस की बात करके चले तो वो $10,000 से $1,00,000 तक ग्रीनलैंड के रेजिडेंट को देने का प्लान कर रहे हैं भाई। मतलब ये पूरे मन में है ग्रीनलैंड खरीद लेना है। या डायरेक्टली मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वहां के लोगों को लालच देंगे, पैसा देंगे और कोशिश करेंगे ग्रीनलैंड हमारे पास में आ जाए। अच्छी बात यह है बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की एलाइज की बात करके चले तो उनका कहना है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को ये चीज डिसाइड करनी चाहिए। डेनमार्क वालों ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है भाई कि भाई हम नॉट फॉर सेल है, हम नहीं बिका हुआ है। कनाडा वालों ने भी डेनमार्क को ही सपोर्ट किया है और इनफैक्ट मैं भी ये बोलूंगा कि भाई ये दिस इज नॉट राइट है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास में पावर है, तो आप तो कहोगे कल को ये देश हमारा। अब इसके ऊपर एक बड़ी चीज देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि वो $200 बिलियन के मॉर्गेज बॉन्ड्स को खरीदने वाले हैं। बेसिकली मार्केट में जितनी उधारी है ना उसको इंप्रूव करेंगे, जिसकी वजह से मॉर्गेज रेट सस्ती हो जाएगी, मतलब इंटरेस्ट रेट सस्ती हो जाएगी, ताकि घर सस्ते हो जाए और लोग आराम से घर ले पाए। उन्होंने एक पोस्ट डाला है, इस पोस्ट को एक बार पॉज करके समझने की कोशिश करो। उन्होंने बोला जो बाइडन थे, मतलब इनसे पहले वाले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो भाई मार्केट खराब कर रखी थी, हाउसिंग मार्केट ऊपर भाग रही थी, मतलब एक आम आदमी के लिए घर लेना बहुत मुश्किल था। अब ये अफोर्डेबल बनाने वाले भाई उसको। बाइडन के टाइम पे क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ओपन बॉर्डर्स थे, मतलब मैक्सिको वगैरह से कोई भी उठ के आ जाता था, पूरा सिस्टम ब्रोकन था। बट डोनाल्ड ट्रंप आए थैनोस की तरह और सब कुछ फिक्स कर रहे हैं चुटकी बजा के। अब $200 बिलियन का कैश डाल के वो जो हाउसिंग लोन्स है उसको इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, जीएम ने $6 बिलियन का ईवी बिजनेस को राइट ऑफ कर दिया है। ईवी इंडस्ट्री जो बूम चल रही है, चाइना जिसपे फ्यूचर खेलने वाला है, सबके सब लड़ रहे हैं, जीएम वाला अपना वो बिजनेस बंद कर रहा है। रीजन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में जो पॉलिसी चेंजेस आए हैं उसकी वजह से
ईवी डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस चक्कर में बहुत ज्यादा कैश एक्सपेंसेस हो रहे थे, इस चक्कर में सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने। तो क्या इन हरकतों से यूएस ग्रेट बन पाएगा, सवाल ये है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने $100 बिलियन के ऑयल इन्वेस्टमेंट की भी बात करी है। वेनेजुला के अंदर बेसिकली बात चल रही है। उन्होंने पहले बोला था $2 बिलियन के आसपास के वो सैंक्शन ऑयल को खरीदेंगे। $2 बिलियन उनके लिए 1-2 दिन का ही ऑयल है, अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था। बट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, ये एक तरह से मान लो सॉवरेन वेल्थ फंड टाइप्स होगी, कि इक्विटी मिल जाएगी, कि यूएस वाले इन्वेस्ट करेंगे या फिर यूएस की कंपनीज इन्वेस्ट करेगी और वो इक्विटी ओन करेगी। जितना ऑयल निकाला जाएगा वो डिसाइड करेगी उसका क्या करना है। अगर बात सुन ली तो ठीक है, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो भाई लोगों को उठा ही लेते हैं। किसी को लगेगा मैं थोड़ा आज फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बट कहीं ना भाई मुझे थोड़ा अजीब लगने लग गया ये डोनाल्ड ट्रंप ना, कुछ भी करते रहते हैं ना। मतलब मेरी 5 साल की बेटी है, वो बहुत जिद्दी है, इनसे वही वाली हरकतें आती है मुझे। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो वो वेनेजुला ऑयल को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। बस अभी क्लैरिटी आ जाए कि भाई क्या होने वाला है। 2025 मार्च के अंदर यूएस ने 25% टैरिफ लगा दिया था कि भाई आप इनसे नहीं खरीद सकते, इस चक्कर में इन्होंने रोक दिया था। अब यूएस वेनेजुला चला गया है तो शायद सैंक्शंस खुलते हुए दिखाई देंगे और रिलायंस के लिए एक फायदेमंद सौदा रहेगा, क्योंकि इनको एक तो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएंगे, दूसरा जो इनकी गुजरात रिफाइनरी है वो आराम से ये जो वेनेजुला वाला ऑयल है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी का ऑयल है, उसके 1.4 मिलियन बैरल पर डे की कैपेसिटी को हैंडल कर सकते हैं लोग। तो अभी जनवरी के अंदर ही इन्होंने रशिया से ऑयल लेना रोका है, अब वेनेजुला से ऑयल मिल जाएगा तो और अच्छा है। ऐसा लग रहा है पूरी पूरी जो दुनिया चल रही है ना, वो मुकेश अंबानी के लिए ही चल रही है। पहले रशिया से सस्ता मिल रहा था तो रशिया वाला काम हो गया, जैसे रशिया वाला रुका है फिर वेनेजुला से सस्ते में मिलने लग जाएगा। इसके अलावा अगर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की बात करके चले तो उन्होंने 250 से 300 करोड़ रुपीस अनपेड ड्यूज मांगे हैं बांग्लादेश से। बेसिकली आईपीएल के अंदर बीसीसीआई ने ऐसा कहा केकेआर को, ऐसा एलिगेशन है कि बांग्लादेशी जो पेसर है मुस्तफिजुर, उसको भाई निकाल दो, ऐसा बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कहना है। अब उनका कहना है भाई दिस इज नॉट राइट, आप गलत काम कर रहे हो। अब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उन्होंने आईसीसी को बोला भाई हम इंडिया में नहीं खेल सकते, हमको अनसेफ फील होता है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो तो सबको पता ही है। बांग्लादेश बना कैसा है वो ही सोचो ना यार। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जिस देश को हमारी वजह से आजादी मिली है वहां पर हमारी इज्जत ही नहीं है, ये तो एहसान फरामोशी है ना एक तरह से। और अचानक सरकार बदली और पूरा पूरा रुख बदल गया वहां का। पहले इंडिया बांग्लादेश एकदम दोस्त लग रहे थे, बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही थी, लोग केस स्टडी बना रहे थे, देखो भाई बांग्लादेश का मॉडल देखो, इंडियन गवर्नमेंट को सीखना चाहिए बांग्लादेश कैसे कर रहा है। बट सरकार बदलती है, अचानक रिवोल्ट शुरू होता है और देखो बांग्लादेश का हाल क्या होता है। तो सवाल ये है, ये 250 से 300 करोड़ रुपए का जो अनपेड ड्यू है, क्या ये बांग्लादेश देगा या नहीं देगा, क्योंकि बांग्लादेश में अब ब्रॉडकास्ट रुक गया है। बाकी वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो वो अगले 6 साल तक 124 करोड़ रुपीस देने वाले हैं। भाई क्या खबर है भाई, ये समझो एक बार को। इनका जो एजिया ड्यू है वो 87,695 करोड़ का है। ठीक है, ये सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, नंबर पढ़ते रहो एक बार। अब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो इंटरेस्ट था, जो पेनल्टी थी, सबको इस टाइम पे होल्ड कर दिया है। ठीक है, अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये पैसा इतना ही रहने वाला है। अब आने वाले जो 5 साल है उसके अंदर इनको खाली 124 करोड़ रुपीस पर ईयर देना है, ये जो एजिया ड्यूज है उसके लिए। उसके बाद मार्च 2032 से मार्च 2035 तक 100 करोड़ रुपीस पर ईयर देना है। मतलब 10 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है। 124 करोड़ रुपए के आसपास, 100 करोड़ के आसपास दो और काम बढ़ाओ। और आइडिया के लिए ये भाई 12-15 पैसे के आसपास का नंबर है। 12-15 पैसे को इंग्लिश में समझो तो 0.12 से 0.15% इनको पे बैक करना है। और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा इसकी वजह से। ये नहीं है कि कंपाउंडिंग लग रही है, इंटरेस्ट लग रहा है, प्रिंसिपल वहीं का वहीं होल्ड है। तो जब ये खबर निकल के आई थी ना, तो उसके बाद में शेयर प्राइसेस वोडाफोन आइडिया के घटते हुए दिखाई दिए थे जब स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट हुई थी। अब जब ये खबर प्रॉपर तरीके से निकल के आई है तो अब शेयर 3.3% ऊपर जा रहे हैं। भाई ये जो खबर है ना, ये वोडाफोन आइडिया को रिवाइव कर देगी। मैं बहुत टाइम से बोल रहा था वोडाफोन आइडिया कैसे रिवाइव होगा, मुझे समझ में नहीं आता भाई। इतना पैसा रीपे करना है, ऐसे रिवाइव हो जाएगा 90 करोड़ के आसपास। अब देना ही नहीं है, दे 10 साल के बाद में अगर देने का मन होगा तो दे देंगे, पर 10 साल के अंदर आराम से वोडाफोन आइडिया प्रॉपर बिजनेस बना के रिवाइव कर सकता है अपने आप को। बाकी रेजर पे की बात करके चले तो उन्होंने भी अपना आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कहा जा रहा है 4500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। इस साल के एंड में हमको शायद आईपीओ देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करके चले तो अच्छे लेवल पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। इनका रेवेन्यू 65% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। अगर इनके प्रॉफिट की बात करके चले 41% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बेसिकली 1277 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है ग्रॉस लेवल के ऊपर, बट नेट लेवल के ऊपर इन्होंने 1209 करोड़ का लॉस किया है।
रीजन क्या है कि भाई कुछ पैसा ईसॉप की फॉर्म में गया है और कुछ बड़ा अमाउंट गया है अपना डोमिसाइल शिफ्ट करने के लिए, मतलब बाहर से इंडिया में ट्रांसफर हुआ है, उसके ऊपर इनको अपनी वैल्यूएशन का एक स्पेसिफिक परसेंटेज देना पड़ा है इंडियन गवर्नमेंट को, जिस चक्कर में सारा का सारा नंबर देखने को मिला है। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा ही है, बहुत सारी कंपनीज ने रिवर्स फ्लिपिंग करी है आईपीओ निकालने से पहले, तो ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। बाकी भारत कोल की बात करके चले तो जैसी उम्मीद थी आईपीओ फुली सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया, घंटे के अंदर ही भरता हुआ दिखाई दे गया था। ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम इस टाइम पे अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट बॉडी का आईपीओ भाई, लेट्स सी कैसा जाता है। बाकी मन्नापुरम फाइनेंस की बात करके चले तो वो 7% क्रैश करता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली आरबीआई का एक्शन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इस चक्कर में ऐसा हुआ है। प्राइम कैपिटल ने $510 मिलियन की डील करी थी, जहां पर वो 18% स्टेक एक्वायर कर रहे थे मन्नापुरम फाइनेंस के, बट आरबीआई का भी कुछ अप्रूवल वगैरह आया नहीं है। आरबीआई ने ऑब्जेक्शन भी डाल दिया है, उन्होंने बोला है Q3 Q4 फाइनेंशियल 26 का एक बार डेटा आ जाए उसके बाद देखते हैं। इस चक्कर में शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो एनवीडिया से बात कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करो भाई इंडिया के अंदर, ये एक अच्छी चीज है। अगर इंडिया के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जीपीयू वगैरह बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर कहा जाए जो डीजीएक्स स्पार्क है इनका, उसको इंडिया में बनाया जाए। और डीजे स्पार्क मुझे लगता है कि ये ना फ्यूचर ऑफ कंप्यूटेशन हो सकता है, जहां पर ये हमारे पास पर्सनल डिवाइस होगी। डीजे स्पार्क क्या है, एक छोटा मिनी कंप्यूटर जो कि पर्सनल रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ सकता है, हॉस्पिटल्स के अंदर लग सकता है, रेलवे स्टेशन पे लग सकता है, स्कूल कॉलेजेस में लग सकता है, जहां पर लोकली यही चलेगा। मतलब यहाँ पे आप 200 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल रन कर सकते हो, और ऐसे ओपन सोर्स मॉडल है, तो बहुत बढ़िया काम करने वाली चीज है ये। बीच में मेरा मन किया था इसको मंगाने का, फिर बहुत ज्यादा ब्लैक थी, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया, और मेरे को खुद रियलाइज हुआ कि मेरे को जरूरत तो इतनी है नहीं, पर लालच बहुत आ रहा था मुझे। बाकी श्रीधर वेम्बू जी की बात करके चले तो उनको $1.7 बिलियन का बॉन्ड डिपॉजिट करने की बात करी है उनके डिवोर्स केस के अंदर। इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनका ये पर्सनल मामला है। मैंने एक केस स्टडी बनाई थी जोहो के ऊपर, तो उसको देख लेना, उसमें थोड़ा सा बताया था मैंने हुआ क्या था। बेसिकली हम सोचते हैं श्रीधर वेम्बू इज अ ओनर ऑफ जोहो, मतलब वो ही मालिक होने चाहिए, पर एक्चुअली जब आप कंपनी की होल्डिंग चेक करोगे तो उसके अंदर इनकी होल्डिंग बहुत कम है। अब इनकी वाइफ से इनका डिवोर्स हो रहा है, कैलिफोर्निया कोर्ट के हिसाब से अगर आप डिवोर्स करते हो तो पैसा आधा आधा होता है, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो। मतलब लड़की अगर मान लो बहुत अरबपति है और लड़का कुछ नहीं करता, तो लड़की की प्रॉपर्टी लड़के के पास में आएगी। तो शादी के बाद में प्रॉपर्टी एक तरह से मान लो मर्ज हो जाती है और फिर 50-50 हो जाता है। बट डिवोर्स के टाइम पे भाई पता चल रहा है कि भाई इनके पास में होल्डिंग ही नहीं है कंपनी की, इनके पास तो इक्विटी नहीं है, तो ये पैसा कुछ दे ही नहीं सकते। वेम्बू जी कह रहे हैं भाई मैं फैमिली सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पैसे वैसे सब कुछ दूंगा। अब यही वाली बात पूरे पूरे कोर्ट के अंदर चल रही है, इससे यार डिटेल में आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। हमारी जोहो वाली केस स्टडी देख लेना, उसके अंदर आपको जोहो की जर्नी पता लग जाएगी, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, और आपको लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं इनकी होल्डिंग तो ज्यादा होनी चाहिए। बट हमको कभी भी किसी बिजनेस को उसके फाउंडर की पर्सनल लाइफ के अंदर क्या चल रहा है उससे जज नहीं करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। मैंने उस केस स्टडी के अंदर बोला था कि जब भी कुछ होगा मैं बता दूंगा, मैंने बता दिया इसलिए। बाकी एक्सएआई की बात करके चले तो उन्होंने $1.46 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया भाई Q3 ऑफ 2025 के अंदर, और इससे पहले इन्होंने $1 बिलियन का लॉस किया था पिछले क्वार्टर की बात करके चले। 9 महीने हुआ है भाई कंपनी को शुरू हुए, $7.8 बिलियन जला चुके हैं ये। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया, डबल होता हुआ दिखाई दिया भाई, $107 मिलियन के ऊपर पहुंच गया है। अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करके चले तो $107 मिलियन का रेवेन्यू डबल होने के बावजूद, और कंपनी के नेट लॉसेस है $1.46 बिलियन, एबिटा लॉस $2.4 बिलियन। ठीक है भाई, मजे वाली बात है। एलॉन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज की इक्विटी होल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं चला तो ले गए वो कंपनी को। अभी रिसेंटली जो इनका ग्रॉक है वो एक्स के अंदर, टेस्ला के अंदर इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई दिया है। स्पेस एक्स ने भी XAI के अंदर इन्वेस्ट किया है। एलॉन मस्क चाहते थे टेस्ला भी XAI के अंदर इन्वेस्ट करे, बट उनके शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया था। बट कहीं ना कहीं इनका गेम यही है भाई, अपने एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के अंदर सुपर पावर बनाएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बाकी यूके गवर्नमेंट ने वार्न किया है कि भाई एक्स को बैन कर दिया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कहा है भाई, कुछ भी चल रहा है भाई एक्स के ऊपर। मतलब अभी के टाइम पे जो इनका इमेज जनरेशन मॉडल है उस पर आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बना के दे रहा है, और दिस इज नॉट राइट। अब यहाँ पे ना दो टाइप की ओपिनियंस है। एक ये है कि भाई इन्होंने तो भाई पावर दी है, अब वो पावर तुम्हारे हाथ में, तुम कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे हाथ में है। अगर आपके पास में चाकू है तो आपकी मर्जी है, उससे सब्जी काटनी है, आपको क्या करना है। तो लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई इन्होंने तो बस टूल दिया है, उस टूल का
लोग मिसयूज कर रहे हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। प्लेटफॉर्म की गलती है, उन्होंने तो सिर्फ टूल दिया है, बट मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब अगर तुम मान लो चक्कू बेच रहे हो तो ये थोड़ा ना है कि एक 4 साल के बच्चे को दे दोगे। अब एक बंदा बहुत गुस्से के अंदर किसी से लड़ने के लिए जा रहा है तो उसको थोड़ा ना पकड़ा दोगे। और सिंपल सी बात, ये जो इमेज जनरेट हो रही है विद इन अ प्लेटफॉर्म ही तो जनरेट हो रही है ना। अगर कोई रिपोर्ट करता है तो एटलीस्ट उसको हटा दो या उससे सीख लो। एटलीस्ट इतना तो बेसिक एआई को पता लग गया है कि कौन से वर्ड्स को बैन करना है, किस टाइप की इमेजेस को इन्हों को फिलहाल के लिए रोकना है। बाकी टिम कुक जी की बात करके चले, 2025 के अंदर $74.3 मिलियन की उन्होंने कॉम्पनसेशन ली है, जहां पे जो उनकी बेस सैलरी थी 2016 से अभी तक सेम है, $3 मिलियन के ऊपर। बट मेजर पैसा इनको स्टॉक अवार्ड्स और नॉन इक्विटी इंसेंटिव्स के अंदर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एप्पल अच्छा काम नहीं कर रहा है। जो एआई की दुनिया बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, एप्पल उसके अंदर अभी कुछ कर रहा है बैकग्राउंड के ऊपर, पर सामने अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आईफोन 16 के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस निकाला था, अभी तक नहीं आया वो ढंग से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एप्पल अच्छा नहीं कर रहा, बट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फोन धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके सस्ते में बना के ग्लोबल मार्केट में बेच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टिम कुक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर काम आ रही है। और बहुत हाई चांसेस है कि हमको अभी जो इनका मार्च वाला इवेंट होगा उसके अंदर एक बड़ी अनाउंसमेंट दिखाई देगी कि इन्होंने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना लिया है। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो गूगल बनाएगा, एक लीज टाइप का ही मॉडल होने वाला है, और उससे एप्पल इंटेलिजेंस एक्चुअली कुछ होती हुई दिखाई देगी। मार्च में अनाउंसमेंट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा और सारी की सारी चीजें होने लग जाएगी, और ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। बाकी चाइनीज कंपनी मिनीमैक्स की बात करके चले, जो कि एआई कंपनी है, आईपीओ के अंदर भाई 78.2% का सर्ज देखने को मिला है। तो मतलब मान लो एकदम भाई शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं बढ़िया काम तो कर रहे हैं भाई, इसलिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके प्राइसेस। क्योंकि दूसरी साइड पे अगर आप देखोगे जितनी एआई कंपनीज है, जैसे ओपन एआई हो गया, एंट्रोपिक हो गया, एक्सएआई हो गया, भाई इनकी वैल्यूएशन तो बहुत ऊपर गई हुई है ना। अभी मिनीमैक्स की वैल्यूएशन तो $11.7 बिलियन पे ही पहुंची है मात्र। हाँ, ओपन एआई वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते इनको इस टाइम पे, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वैल्यूएशन डिफरेंस है। तो जितना राइज हुआ है उसके बावजूद भी वैल्यूएशन इज ओके इस एआई बबल वाली दुनिया के अंदर। बाकी भाई मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फिर क्रैश करती हुई दिखाई दी है। पिछले 5 सेशन से मार्केट नेगेटिव ही रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भाई जो किया है ना, उसके बाद में इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, और मैं तभी बोल रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प इज थेनोस। चुटकी बजाते हैं और पूरी दुनिया बदल देते हैं। बाकी आप मार्केट का हाल देख लो, कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती हुई, तो आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।